एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में इंटरेस्टेड लोग रोजवेल यूएफओ क्रैश के बारे में तो जानते ही होंगे, पर इस सीरीज में मैं हर एक एलियन इंसिडेंट जैसे रोजवेल यूएफओ क्रैश, एरिया 51, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, एलियन अबडक्शन एक्सेट्रा को डिस्कस करूंगा। इन द ईयर 1947 इस साल कुछ ऐसे इवेंट हुए जो इतिहास के पन्नों में छप गए। उन्हीं में से एक इवेंट यूएफओ क्रैश का भी था, क्योंकि इस साल 300 से भी ज्यादा बार यूएफओ साइटिंग रिपोर्ट हुई थी। उन्हीं साइटिंग में से एक रोजवेल की भी थी, जिसे बाद में द रोजवेल क्रैश से जाना गया। ऑन जून 14, 1947 एट फ्रॉस्टर रेंच 85 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोजवेल, न्यू मैक्सिको, इस दिन यहाँ पर कोई चीज क्रैश होती है। आप लोग ये बात याद रखना कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात बताता हूँ। क्रैश के लगभग 20 दिन बाद यानी 4 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल नाम का एक लोकल फार्मर क्रैश के मलबे को देखता है। उसके बाद वो क्रैश वाली जगह पर जाता है। उसे ये समझ नहीं आया कि ये आखिर किस चीज का मलबा हो सकता है। तो 3 दिन बाद यानी 7 जुलाई 1947 को मैक डिसाइड करते हैं कि वो क्रैश के बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स ने इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर के बारे में हायर ऑफिशियल कर्नल विलियम ब्लैंकचेट को इन्फॉर्म किया, जो कि यूएस एयरफोर्स के मेंबर थे। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके जब कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने अपने से भी हायर ऑफिशियल जनरल रॉजर्स को इन्फॉर्म किया और ये कहा कि यहाँ पर एक अजीब सा मलबा पड़ा है जो 20 दिन पहले के क्रैश का है। जनरल रॉजर ने फिर जेसी मार्शल नाम के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा और जेसी मार्शल ने क्रैश की सारी रिपोर्ट जनरल रॉजर्स को भेज दी। उसके बाद जनरल रॉजर्स वहाँ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि वो जो उस टाइम पब्लिक में न्यूज दिया करते थे, उनको कांटेक्ट करके ये न्यूज छापने को बोलते हैं कि उनको एक कोट एंड कोट फ्लाइंग सॉसर मिला है। और फिर गैस करो क्या हुआ। जुलाई 8, 1947 को ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि रोजवेल में यूएफओ क्रैश हुआ है और ये बात रोजवेल आर्मी के द्वारा कैप्चर किए गए मलबे से पता चला है। उसके बाद जनरल रॉजर्स ने जेसी मार्शल को क्रैश से कुछ मलबा लाने को कहा ताकि और इन्वेस्टिगेट कर सके। कुछ दिनों बाद ये न्यूज आई कि रोजवेल में कोई यूएफओ क्रैश नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक वेदर बैलून क्रैश है, क्योंकि क्रैश के मलबे से टिन फॉइल, पेपर और रबर स्ट्रिप्स मिले थे। फिर वो दिन आया जब गवर्नमेंट ने ये माना कि वेदर बैलून वाली बात झूठ है और वेदर बैलून का क्रैश की जो बात थी वो बात सिर्फ इसलिए ही फैलाई गई थी ताकि वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपा सके। 1994 में यूएस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट मॉगल, जिसमें बैलून के साथ एक डिवाइस को अटैच करके उसे हवा में छोड़ देते थे और फिर वो किसी भी जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का पता लगा लेता था। उनका कहना यह था कि रोजवेल में प्रोजेक्ट मॉगल का डिवाइस और बैलून क्रैश हुआ था। फिर 1994 में जनरल अकाउंटिंग ऑफिसर ने इस इंसिडेंट पर रिसर्च शुरू की। उसके बाद 1995 में यूएस एयरफोर्स ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, द रोजवेल रिपोर्ट, जिसमें ये कहा कि प्रोजेक्ट मॉगल के क्रैश को लोगों ने ओवर रिएक्ट करके यूएफओ क्रैश समझ लिया। और 1997 की डॉक्यूमेंटल रिपोर्ट द रोजवेल रिपोर्ट केस क्लोज में एलियन बॉडीज का सच ये बताया कि मिलिट्री में हैलो जंपिंग टेक्निक नई नहीं थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट के दौरान डमी बॉडीज को यानी कि पुतलों को प्लेन से नीचे गिराया जाता था और रोजवेल के लोगों ने इस डमी बॉडीज को एलियन बॉडीज समझ लिया। इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये इंसिडेंट या तो लिटरेचर में फिक्शन बनकर रह गया या फिर इसे कहानियों में सुनाया जाने लगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की, जिसमें एक यूएफओ ही क्रैश हुआ। जब पहली बार मैक ब्रेजल को वो यूएफओ क्रैश मिला, तब उन्होंने आसपास के लोगों को ये सारी बातें बताई, पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी और इस बात को सबने मजाक में ले लिया। फिर वहाँ के एक रेडियो अनाउंसर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनका इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। मैक ब्रेजल कल के इंटरव्यू में वो सब कुछ कहने वाले होते हैं जो कुछ भी उन्हें यूएफओ क्रैश के बारे में पता होता है, पर तभी कहीं से मैक को एक फोन आता है कि वो कल का इंटरव्यू नहीं देंगे और यूएफओ क्रैश को भूल जाएंगे। इसके बाद वो वहाँ से शिफ्ट होकर न्यू मैक्सिको में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर देते हैं और पब्लिक में कभी भी यूएफओ क्रैश के बारे में बात नहीं करते। ये पॉसिबिलिटीज थॉमस जे कैरी और डोनाल्ड स्मिथ की करी रिसर्च से बनती है। उनकी बुक अनमास्किंग द 60 ईयर कवर अप से ये पता चला मैक और बाकी लोगों को मिलिट्री ने चुप करा दिया था ताकि ये बात और ना फैले। कर्नल विलियम ब्लैंकचार्ट इस क्रैश का पता चलने के कुछ दिन बाद ही अचानक छुट्टी पर चले गए। उनके ऑफिस के स्टाफ मेंबर जॉय बार्ली से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो काम से गए हैं, बट ऐसा नहीं था। वो यूएफओ क्रैश वाली जगह पर गए थे ताकि उस एरिया का क्लीन अप कर सके और एलियन बॉडीज और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने एक टॉप सीक्रेट फाइल बनाई थी जो उनकी मौत के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि यूएफओ क्रैश के मलबे को वेदर बैलून के मलबे के साथ बदला था और सेटअप करके फोटो लिया था और उसको प्रूफ में न्यूज में दिखाया था।
उसके बाद 1978 में स्टैंडर्ड फ्रेंडमैन ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने यूएफओ क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की थी और उसकी रिपोर्ट जनरल रॉजर्स को भेजी थी। जेसी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि द रैकेज वॉज डेफिनेटली नॉट अ वेदर बैलून। वो मलबा वेदर बैलून का नहीं था, बल्कि किसी और चीज का था। उनका ये भी कहना था कि जब उन्होंने अपने हाथ में उस मलबे के टुकड़ों को उठाया तब उन्हें अपने हाथों में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यानी कि उस मलबे के टुकड़ों का वजन उन्हें महसूस नहीं हुआ। पर फिर भी वो मलबे के टुकड़े लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के होने के बावजूद उन्होंने वैसा मलबा पहली बार देखा था और उन्हें वो मलबा अर्थ का तो बिल्कुल नहीं लगा। यूएस एयरफोर्स के डिपार्टमेंट के एक फ्लाइट इंजीनियर विलियम एनिस 2008 तक ये कह रहे थे कि वो मलबा किसी यूएफओ क्रैश का नहीं था, और 2008 के बाद उन्होंने साफ साफ ये मान लिया कि वो मलबा एक यूएफओ क्रैश का था और उस मलबे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उस यूएफओ के अंदर कोई इंजन नहीं था और वो मरने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो यूएफओ उड़ता कैसे था। जितने भी लोग एलियन बॉडीज को देखने का दावा करते हैं वो उनकी हाइट 3 से 4 फीट बताते हैं, जबकि मिलिट्री वाले डमी बॉडीज की हाइट को 6 फीट से ज्यादा का ही रखते थे। इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि वो एलियन बॉडीज जो लोगों ने देखी वो डमी बॉडीज तो बिल्कुल नहीं थी। क्रैश के मलबे में एक ऐसा मेटल निकला जो आज मेमोरी मेटल के नाम से जाना जाता है, पर इसका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं मिला। ये मेटल किसी भी शेप में ढलकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उस जगह जहाँ पर क्रैश हुआ था उसको बहुत ही ज्यादा बारीकी से साफ किया गया था। अगर वहाँ एक बैलून ही क्रैश हुआ था तो इतनी बारीकी से मलबे को साफ करने की क्या जरूरत थी। ये कुछ बातें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मिलिट्री यूएफओ या एलियंस की बात को पब्लिक में नहीं लाना चाहती। तो आपको क्या लगता है असल में क्या हुआ होगा? क्या आप पॉसिबिलिटी 1 पे बिलीव करते हैं या पॉसिबिलिटी 2 पे? कमेंट में जरूर लिखना। और अगला वीडियो एरिया 51 पे है। तो तब तक के लिए गुड बाय।